केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, इस बार उड़ीसा में चुनावी मुद्दे आप लोगों के क्या क्या हैं, और चूंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ है तो क्या मुद्दे भी एक जैसे हैं? हाँ, एक संक्षेप में मैं कहूँ, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक टीवी इंटरव्यू में ही उड़ीसा की राजनीतिक मुद्दे को सेट किया, इसकी नैरेटिव को सेट किया। उन्होंने एक बुनियादी विषय उठाया कि क्या कारण है अपार संभावना के राज्य उड़ीसा इतने पीछे है, जो विकसित भारत में नंबर 1 होनी चाहिए वो आज इतने खराब हालत में क्यों है। इसकी विकास होनी चाहिए, उसकी विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। एक बार हमें सेवा के मौका दिया जाए, ये अपील किया है। दूसरी ओर उन्होंने एक सवाल उठाया है कि भाई आज उड़ीसा की अस्मिता, उड़ीसा की गौरव, उड़ीसा की स्वाभिमान, उड़ीसा की भाषा, साहित्य, संस्कृति आज कटघरे में है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेताओं ने एक वैचारिक स्टैंड लिया कि ऐसे नहीं होनी चाहिए। हमें समाज के पास जाके इस विषय में हमें समझाना ही है कि देखिए ये गलत हो रहा है, इसमें से हम लोग आपके साथ हैं, इसको बचाना पड़ेगा। उड़िया आदमी का एक सामाजिक प्रसंग बन चुका है। ये एक प्रमुख मुद्दा इस बार की उड़ीसा की जो विधानसभा की चुनाव हो रहा है और कुल मिलाकर उड़ीसा की चुनाव हो रहा है, ये 2 मुद्दे उसको प्रभावित कर रहा है। और एक चुनाव हो रहा है, देश की लोकसभा की चुनाव हो रहा है। लोकसभा में तो कोई विषय ही नहीं बचा है। देश भर में एकमत हो चुका है देश कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री करके देखना है सबको। इसीलिए ये नारा एक जन आंदोलन में परिवर्तन हो गया कि अब की बार 400 पार। हम तो उड़ीसा में भी 21 का 21 सीट देंगे मोदी जी को। उड़ीसा की जनता की फैसला है, ऐसा हमें लगता है। उड़ीसा में भी सत्ता परिवर्तन होगा। ये 2 प्रमुख मुद्दे के ऊपर होगा, उड़िया अस्मिता, उड़िया स्वाभिमान, और उड़ीसा को विकसित भारत में 1 नंबर राज्य करने के लिए प्रधानमंत्री की निवेदन, और मोदी जी को देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री कराना। ये जो मुद्दे हैं, यही 3 विषय से ही उड़ीसा की चुनाव हो रहा है। लेकिन उड़ीसा की जो अस्मिता है वो खतरे में क्यों है आखिर, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेवार हम सभी लोग हैं। जिम्मेवारी का बात आगे छोड़ो, प्रजातंत्र में कुछ चीज़ मर्यादा से होनी चाहिए। हमारी संविधान निर्माताओं ने काम को ठीक से बांटा कि चुने हुए प्रतिनिधि क्या करेंगे, नौकरशाह क्या करेगा, न्यायपालिका क्या करेगा, ये सब काम बंटा हुआ है। दुर्भाग्य से उड़ीसा में एक कॉकस बन गया है। यहाँ लंबे समय नवीन बाबू सत्ता में रहने का उनको गुमराह करने के लिए उनको कब्जे में ले लिया है एक कार्टेल ने। उड़ीसा को नहीं समझने वाले कार्टेल बन गया है, उन्होंने ले लिया है। नौकरशाह की 1-2 लोग अभी उनके मन में आ गया कि हमारा जो नौकरशाह के पास एक अधिकार भी रहता है, अधिकार रहता है चुने हुए प्रतिनिधि की बिहाफ, उनकी ओर से। नौकरशाह के मन में आ गया कि भाई ये चुने हुए नेता लोग, इनकी तो कोई महत्व हम लोगों ने रखा ही नहीं, हमें क्यों ना नेता बन जाए। इसलिए पिछले दरवाजा से उड़िया भाषा, संस्कृति, सभ्यता को नहीं जानने वाले लोग राजनीतिक सत्ता को गैर प्रजातांत्रिक तरीके से हथियाने का एक नाकाम प्रयास हो रहा है। यही है उड़ीसा अस्मिता, इसीलिए खतरे में है। चलो, आप अच्छा प्रशासन भी कर लेते, उसको हम मानते हैं। आप अच्छा प्रशासन भी कर रहे हो क्या? 24 साल नवीन बाबू के शासन के बाद उड़ीसा के गांव में पीने की पानी नहीं है, उड़ीसा की खेतों में पानी नहीं है सिंचाई के लिए, शिक्षक नहीं है, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा लचर हो चुका है, वो उसका कोई व्यवस्था ही नहीं बची है। सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ही नहीं है, गरीब आखिर जाए कहाँ जाए। यहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार अकथनीय है। यहाँ कैबिनेट निर्णय करता है जो संविधान सुरक्षा आदिवासी जमीन को उसको बिक्री कर देने का अधिकार कैबिनेट ने दे दिया, अनुमति दे दिया। उड़ीसा से ज़्यादा लोग, विशेष करके मुख्यमंत्री जी की गृह जिला जहाँ से वो लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जिले से लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं बाहर राज्यों को काम करने के लिए। तो उड़ीसा अस्मिता बचेगी कैसे अगर व्यक्ति भूखा रहेगा, अनपढ़ रहेगा, उसकी स्वास्थ्य खराब रहेगा, तो उसकी अन्न में आत्मसम्मान कैसे आएगी? एक आप आत्मसम्मान पे चोट लगा रहे हो, दूसरी ओर आप उसको और गरीब से गरीब करने की रचना बना रहे हो। आपकी सारा विकास की योजना दिखावा है, ढोंग है। यही है राजनीतिक मुद्दा। इसी को ही हमें आज भी अपोजिशन पार्टी, हमें उसको लेके लोगों के पास जाना है, लोगों को समझाना है।
मैं विश्वास रखता हूँ, मेरा भरोसा है लोग उसको समझ रहे हैं। लेकिन कई मुद्दों पे बीजेडी ने केंद्र में बीजेपी की सरकार का साथ दिया और अभी आप बीजेडी के खिलाफ चुनाव मैदान में इतना आक्रामक तरीके से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखो, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसको क्लैरिफाई भी किया है, अपना व्यू पॉइंट रखा है। हम लोग पहले भी उसको कह के आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने उसको सार्वजनिक रूप में कहा कि देखो, अनेक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समर्थन करते थे, देश हित में जो होता था वो समर्थन करते थे। कोई देश हित में हमारी प्रतिद्वंदी भी हमको समर्थन करे, हम उससे प्रति समर्थन नहीं लेंगे क्या? देश हित के है तो लेंगे ही, उनको समर्थन करना है वो कर रहे हैं ना, हमें उसमें से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उड़ीसा की जब प्रश्न आएगा, उड़ीसा में जब सेवा की बात आएगा, उड़ीसा के विकास की बात आएगा, हमारे यहाँ एक दृष्टिकोण है, देश भर में आयुष्मान भारत लागू होगा, उड़ीसा में क्यों नहीं लागू होगा? यहाँ बहाना दिया गया कि हमारे वहाँ एक स्कीम है, अनेकों राज्यों की राज्य की स्कीम था, अभी भी है, बहुत सारे कांग्रेसी शासित राज्य का पास भी ये स्कीम है, लेकिन सबने आयुष्मान भारत को टाइप किया है, दोनों की फायदा लोगों को दे रहे हैं। क्या शासन आप चला रहे हो? गरीब को आप सुविधा में रखने के लिए आपके मन में संवेदना ही नहीं है, आपको सिर्फ आप ही की प्रचार करना है, आप ही की ब्रांड करना है। ये जो गैर प्रजातांत्रिक और गरीब विरोधी अप्रोच है ना, ये खतरनाक है, इसलिए ये उनको जाना ही पड़ेगा। इस लड़ाई में कांग्रेस कहाँ है? कहीं नहीं है, कांग्रेस हंसिए पे है, कांग्रेस बीजेडी की जेब में जा चुका है। सर, बार बार राहुल गांधी अपोजिशन ये कह रहा है कि बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आ गई तो संविधान बदल देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। आप खुद इतने बड़े ओबीसी नेता हैं, क्या तीसरी बार केंद्र में आप लोगों की सरकार बनती है तो आरक्षण खत्म करने का, संविधान बदलने का कोई इरादा है? देखिए, जब प्रधानमंत्री 2014 में आए, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आते हुए चौखट में माथा टेका, दूसरे कई स्थान पे माथा टेका तो संविधान के पास जाके उन्होंने तब भी कहा था कि मेरे सरकार के लिए संविधान सर्वोपरि है। यह हमारी पार्टी की शीर्ष नेता की ऐलानिया बयान है। संविधान के प्रति जितना प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी रखता है, कोई ना रखे। कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? संविधान की अधिकार, संविधान से दी हुई अधिकार को हनन करके उन्होंने इमरजेंसी लगाया था। आप ही के ऊपर इमरजेंसी लगी थी कि कोई प्रेस की फ्रीडम ना रहे, नागरिकों की बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। मैं बहुत पुरानी बात ना कहूँ, अभी जब 2013 में 12-13 में कांग्रेस की प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह होते थे, कोई एक कैबिनेट निर्णय को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉनसेंस कह के फाड़ा था। तो ये संविधान सापेक्षवादी बात है। संविधान में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वो प्रधानमंत्री है देश की, कोई भी हो। कैबिनेट होता है, आप उसको विरोध कर सकते हो, लेकिन आप सार्वजनिक रूप में उस निर्णय को फाड़ना और पत्रकार वार्ता में कहना यह नॉनसेंस है, अपशब्द यूज करोगे, आप हमें पाठ पढ़ाओगे कि संविधान के प्रति आप खतरा हो और आप उसकी हिमायतकार हो। ना कभी आप आम्बेडकर जी के साथ रहे, ना आप संविधान के साथ रहे। आपकी स्टैंड मौका परिस्थिति का है। मैं आपको जिम्मेवारी के साथ कहूं, जब तक देश की नेता नरेंद्र मोदी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की वर्चस्व है, प्रभाव है, तब कोई भी व्यक्ति संविधान को छू ही नहीं सकता है। बदलने की बात कहो, संविधान सर्वोपरि, आरक्षण सर्वोपरि। आरक्षण एक सोची समझी रणनीति है भारत सरकार की, जिन्होंने चलाया ठीक चलाया। समाज की वंचित वर्गों को हाथ पकड़ के ऊपर ले आने की दायित्व हम सभी के हैं। अब तो भाई राहुल गांधी बताया जा रहा है कि अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इतने लंबे ऊहापोह के बाद, असमंजस के बाद। तो क्यों नहीं गए थे पिछले दिनों में अमेठी घूमने के लिए भी एक बार? क्यों अमेठी वालों को बुला बुला के गाली गुलस कर रहे थे दिल्ली में? ये विद्वेष की राजनीति करने वाले लोग हैं और अमेठी में उनकी कोई जनाधार बची नहीं है। स्मृति ईरानी जी वहाँ की बहुत कद्दावार नेत्री बन चुकी है, वो देश की तो लोकप्रिय मंत्री थी ही, लेकिन अमेठी में मैं जितना जानता हूँ पिछले 10 साल से उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, लोग उनके साथ हैं। सर, एक सवाल फिर से उड़ीसा से ही, ये नवीन बाबू आपसे इतना नाराज़ क्यों रहते हैं? आपको हराने के लिए उन्होंने संगठन में जो नंबर 2 हैं उनको आपके खिलाफ उतार दिया, हालांकि वह रहने वाले भी नहीं है यहाँ के, वो बाहरी हैं। पूरा उन्होंने अमला, पूरी ताकत झोंक दी है कि कैसे भी धर्मेंद्र प्रधान को हराया जाए। नहीं, देखो, जो विरोधी रहते हैं वो तो उनका काम बनता है चुनाव को ठीक से लड़ना, वो अपना काम कर रहे हैं। लोग हमारे साथ हैं, लोग आशीर्वाद हमको कर रहे हैं, वो लोगों के साथ लड़ रहे हैं, हम लोगों के साथ हैं। बाकी वो क्यों कर रहे हैं उनको ही पूछना पड़ेगा।
उनको लग रहा है कि हमें ये राज्य उनकी जागीर है। हम 5 बार रह चुके हैं तो हमको कोई पूछना नहीं चाहिए। हम मोनोपोली चला कर सकते हैं, हम सर्वोपरि है। प्रजातंत्र में सर्वोपरि कोई नहीं होता है। उनको उत्तर कुछ विषय पे देना ही पड़ेगा। हम प्रश्न पूछते हैं तो उनको कष्ट होता है। हम उड़ीसा के हित के लिए, उड़िया अस्मिता के लिए प्रश्न पूछना छोड़ेंगे नहीं। उनको जो लगे, हमारा कोई व्यक्तिगत अनादर नहीं है, लेकिन आपके पास चुने हुए अधिकार है, इसलिए आप पिछले दरवाजा में एक बाहरी आदमी को राज्य की सेंटीमेंट के ऊपर थोपने का कोशिश करोगे, हमें यह मंजूर नहीं है। विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर आते हैं और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है यहाँ पे राज्य में, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान सीएम बनेंगे? देखो, 2 प्रश्न आपने कहा, मैं उसका एक का उत्तर सीधा पहले देता हूँ। कोई अगर मगर की बात नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ उड़ीसा में सरकार होगी। प्रधानमंत्री जी ने ही निवेदन किया है उड़ीसा की जनता को कि हमें एक बार सेवा करने का मौका दो। बाकी हमारी चेहरा कौन होगा वो पार्टी सही समय में तय कर लेगा। सर, एक आखिरी सवाल, गर्मी बहुत पड़ रही है उड़ीसा में, तो अच्छी खासी गर्मी है, तो ऐसे में वोटरों को घरों से बाहर निकालने के लिए बीजेपी को कितनी ताकत लगानी पड़े? गर्मी बहुत है यहाँ पे। हम तो ताकत सभी चुनाव में लगाते हैं। आज तो हमारी ताकत बहुत बड़ी हुई है। आप आज देखे होंगे, हजारों की संख्या में महिलाएं, युवक और बुजुर्ग लोग उमड़ चुके थे रास्ते के ऊपर पूरा भयंकर गर्मी के अंदर। कोई चिंता के कारण नहीं, लोग आएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा राजीव के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष।